मैं वीणा जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षक भूगोल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवीन कन्या तुलसी नगर भोपाल, भूगोल के कक्षा 12वीं के मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे नव निश्चयवाद, जो ग्राफिक टेलर द्वारा नई संकल्पना प्रस्तुत की गई है। इसका दूसरा नाम रुको और जाओ निश्चयवाद भी है। ग्राफिक टेलर का विचार था कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मध्य मार्ग को परिलक्षित करना, और उन्होंने इसका नाम नव निश्चयवाद या रुको और जाओ बाद नाम दिया। आप में से जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात का एक नियंत्रक लगा रहता है। जो बत्तियां, लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, एम्बर पीली बत्ती का मतलब होता है अपने स्थान पर रुको, और हरी बत्ती का मतलब होता है रुक कर तैयार रहो और अंतराल प्रदान करती है। और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ, मतलब लाल बत्ती का है रुको, पीली बत्ती का है इंतजार करो, और हरी बत्ती का मतलब है आगे बढ़ो। तो संकल्पना दर्शाती है जहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है पर्यावरणीय निश्चयवाद है, और ना ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है यानी संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें हम लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देने होगा, और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे वे अपने विकास के प्रयत्नों को आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है उन सीमाओं में जो पर्यावरण को हानि ना करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। आज की वर्तमान की अंधाधुंध जो रफ्तार है वह दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था का अनुकरण हमें नहीं करना है। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था का करना है अनुभवन जिसका परिणाम हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अपक्षय, भूमंडलीय तापन के पीछे हटती हिमनदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ, ये चीज़ अब नहीं होनी चाहिए, जो कि किसके कारण संभव हुई? वह अत्यधिक प्रकृति के शोषण के कारण संभव हुई। इस बात से हमें बचना है। इसी को कहा जाता है नव निश्चयवाद। अब जानेंगे समय के गलियारे में मानव भूगोल, पर्यावरण से अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा उसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ प्रारंभ हुआ। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अन्योन्य क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी हैं। अतः मानव भूगोल के विषय में एक दीर्घकालीन सांतप्त पाया जाता है, यानी संबंध पाया जाता है। यद्यपि समय के साथ साथ इसे सुस्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। उन उपागमों में गत्यात्मकता विषय की परिवर्तनशीलता प्रकृति को दर्शाती है। पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यात्री और अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे। नौ संचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली न थी। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे देश और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। मिथक यानी अपोजिट और रहस्य यानी बहुत सारी रहस्यात्मक चीज़ें। उपनिवेश युग ने अन्वेषणों को और आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेश के संसाधनों तक पहुंच हो सके और तालिकायुक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। यहाँ आशय गहन ऐतिहासिक विवरण
प्रस्तुत करने का नहीं है, बल्कि केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रियाओं से अवगत कराने का है कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। मानव भूगोल कल्याणकारक एवं मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो उसने आर्थिक विकास तो किया ही किया, आर्थिक विकास के साथ साथ मनुष्यों का उनके रहने के लिए आवास और स्वास्थ्य और शिक्षा पक्ष को भी सम्मिलित किया गया। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही इस चीज़ के लिए सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ किया और भूगोल के अन्य चीज़ों को जानने के लिए, मानव की अन्य चीज़ों को जानने के लिए, बंधन, सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजी के विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल का बोध पर भी जोर दिया। अब जानेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं या मानव भूगोल के उपागम है अन्वेषण और विवरण। ये प्रारंभिक उपनिवेश युग से शुरू हुआ। जैसे उदाहरण, विट्रेन ने भारत में अपना उपनिवेश बना रखा था और इसमें साम्राज्यवादी व्यापारिक रुचियों का विकास हुआ। विश्व ज्ञान कोश का विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा बनाया गया। फिर और आगे बढ़ा, उत्तर उपनिवेश युग आया, उसमें प्रादेशिक विश्लेषण हुआ। इसमें प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए एवं यह मत था कि सभी प्रदेश पूर्ण रूप से पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता मिली। तीसरा, अंतर्युद्ध अवधि 1930 तक का दशक आया। यह क्षेत्रीय विभेदन के नाम से जाना जाता है। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर इस युग में, इस उपागम में बताया गया। फिर 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन यानी कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राह भौतिक के नियमों का अनुप्रयोग किया गया। इस प्रवस्था में विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग प्रतिरूपों की पहचान की गई। इस प्रकार मानव भूगोल के उपागम के रूप में हमने विभिन्न समय में विभिन्न उपागमों को जाना और मानव भूगोल का 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं में मानव भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं में थोड़ी जानकारी भी और बढ़ी। फिर अंत में 1990 के दशक तक भूगोल में उत्तरोत्तर आधुनिकवाद आया, तो इसमें बृहद सामान्यीकरण, मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों को बढ़ावा मिला और अपने आप में प्रत्येक स्थान की समझ को महत्व दिया गया। इस प्रकार मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के साथ साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित किया। ज्ञान के विकास के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास हुआ। मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। मानव भूगोल की एक विशाल सूची हुई। मानव भूगोल विस्तृत परिमंडल को परिलक्षित करने लगा और अन्य भूगोल का यहाँ पर विकास हुआ। इस प्रकार हमारा ग्राफिक टेलर का नवनिश्चयवाद और एवं भूगोल के उपागम के बारे में एवं उपक्षेत्र के बारे में हमने जाना। अब जानेंगे
मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन को, यानी सहयोगी विषयों को। तो मानव भूगोल के सहयोगी विषय हैं सबसे पहले सामाजिक भूगोल, इसका उपक्षेत्र है व्यावहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। और इसमें सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र का अध्ययन, मनोविज्ञान का अध्ययन, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का अध्ययन, समाजशास्त्र का अध्ययन, मानव विज्ञान का अध्ययन, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन, इतिहास का अध्ययन, महामारी विज्ञान का अध्ययन और नगरीय अध्ययन। और अगला है नगरीय भूगोल, इसमें नगरीय अध्ययन और नियोजन किया जाता है। अगला है राजनीतिक भूगोल, इसमें निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल इसकी उपशाखाएं हैं और इसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित भौगोलिक ज्ञान को बताया जाता है। अगला है जनसंख्या भूगोल, जिसमें जनांकिकी का वर्णन किया जाता है। अगला है आवास भूगोल, आवास भूगोल में नगर एवं ग्रामीण नियोजन को बताया जाता है। अगला है मानव भूगोल की शाखा आर्थिक भूगोल, जिसमें संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल ये उसकी उपशाखाएं हैं। और जिसमें अर्थशास्त्र, संसाधन, कृषि विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पर्यटन, यात्रा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कुछ विकल्पों को। नीचे दिए गए विकल्पों हैं, निम्न के कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? सकारात्मक अनुशासन, मानवीय और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता पर आधारित आश्रित और प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। इसमें से आपने जो हमारा वीडियो सुना उसमें से एक सही उत्तर सुनकर आप चुनेंगे, ये आपके सोचने के लिए है। दूसरा प्रश्न आपको विकल्प दिया जाता है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन मानचित्र और प्राचीन महाकाव्य। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ध्यान रखना, इसमें से एक विकल्प आपको चुनना है। निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, लोगों के अनुभव, प्रौद्योगिकी और मानवीय भाईचारा। तो जानना है कौन सा पर्यावरण और मानव के बीच अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है ना? इसको आप बताएंगे। निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय भिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। और इस प्रकार आपके अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको 30 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आना है और 30 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न आना है। उन प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न रहेंगे कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध रखता है। और जो 100 बाद में आना है 4 नंबर के क्वेश्चन, वह भी 10 क्वेश्चन आना है। उन क्वेश्चनों में इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, यानी निश्चयवाद की व्याख्या करना है आपको। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। ये आपको 4 नंबर के इस तरह की 10 क्वेश्चन, इस तरह के 10 क्वेश्चन और पहले वस्तुनिष्ठ के 30 क्वेश्चन आना है। इस प्रकार आपकी नई शिक्षा नीति की भूगोल की नई ढंग की थोड़ी सी पढ़ाई आपको महसूस होगी और आपने जाना समझा भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद।